अब कंडीशन देखो, ये किचन से खाना ला रहे हैं संभवतः नौकर हैं, ये खिड़की की साफ सफाई कर रहे हैं संभवतः नौकर हैं। अगर ये नौकर भी इसी किचन का खाना खाता है, अर्थात जहां से ये 5 लोग खाना खा रहे हैं वहीं से ये खाता है, तो जनगणना के दौरान ये नौकर इस परिवार का हिस्सा माना जाएगा। अगर ये नौकर किसी दूसरी रसोई का खाना खाता है तो इस परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वही कंडीशन इन भाई साहब पे भी लागू होगी। आप बताओ इस परिवार में मुखिया कौन होगा? ये दोनों तो नौकर हैं, कॉन्सेप्ट आधिपत्य का आ गया, ये मुखिया नहीं होंगे। ये दोनों नाबालिग लग रहे हैं, मुखिया नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई भी मुखिया हो सकता है। साथियों, जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसमें सबसे मेन चीज एक आती है परिवार। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन परिवार का हिस्सा है या नहीं? अगर आपको ये चीज समझ आती है तो बहुत अच्छी बात, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं परिवार की परिभाषा। ये परिभाषा जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे परिवार की परिभाषा अलग अलग मानी जाती है। जनगणना 2027 के तहत जो परिभाषा मानी गई है, परिवार आमतौर पर उन व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक साझा रसोई से भोजन करते हैं। तो यहाँ एक साझा रसोई पर काफी बल दिया गया है। एक साथ रह रहे हैं और एक साझा रसोई का खाना खा रहे हैं। जब तक कि काम की बाध्यता के कारण उनमें से कोई ऐसा करने में असमर्थ ना हो, जैसे कि कोई नौकरी वगैरह की वजह से घर से बाहर चला गया है। परिवार के सदस्य संबंधित या असंबंधित दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। संबंधित मतलब आपस में रिलेटिव, असंबंधित आपस में रिलेटिव नहीं, जैसे घर का नौकर। हालांकि यदि असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह जनगणना मकान में रहता है लेकिन साझा रसोई से भोजन नहीं करता है, तो वे सामूहिक रूप से एक परिवार नहीं कहलाएंगे। जैसे कि किसी मकान में 4 दोस्त कमरा लेके रहते हैं किराए पर। दोस्त हैं, संबंधित नहीं है, अलग अलग जगहों से हैं, चारों वहां रह रहे हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, तो वो एक परिवार नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक साझा रसोई से भोजन नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अलग परिवार माना जाना चाहिए। यह पता लगाने में कि यह परिवार है या नहीं, महत्वपूर्ण कड़ी साझा रसोई है। परिवार एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का या अनेक व्यक्तियों का हो सकता है। तो हमारे पास 3 तरह के परिवार हो सकते हैं। पहला परिवार है सामान्य परिवार, दूसरा संस्थागत परिवार और तीसरा बेघर परिवार। अभी हमारा जो मकान सूचीकरण का चरण चल रहा है उसमें हम बेघर परिवारों को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसमें सामान्य परिवार और संस्थागत परिवारों को ही सम्मिलित करेंगे। सामान्य परिवार, सामान्य परिवार आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से भोजन करते हैं, जब तक कि कार्य की बाध्यता के कारण उनमें से कोई ऐसा करने में असमर्थ ना हो। सामान्य परिवार में व्यक्ति संबंधी असंबंधी हो सकते हैं या दोनों का मिश्रण हो सकते हैं, जबकि संस्थागत परिवार में व्यक्ति सामान्यतः असंबंधित होते हैं। तो सामान्य परिवार में जो लोग हैं रहने वाले, वो आपस में संबंधित भी हो सकते हैं, असंबंधित भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर परिवार में कोई नौकर रहता है और वो परिवारजनों के रसोई का बना हुआ खाना ही ग्रहण करता है, तो हम उस नौकर को उस परिवार का हिस्सा मानेंगे। लेकिन यदि परिवार में जो नौकर रह रहा है वो अपना खाना अलग रसोई से प्राप्त करता है, तो उसको उस परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। आगे दिया, कभी कभी ऊपर दी गई परिवार की परिभाषा को अक्षरशः लागू करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए जनगणना मकान में अकेले रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वह खाना पकाता हो या नहीं, परिवार ही माना जाएगा। इसी प्रकार यदि पति पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जनगणना मकान में सामान्यतः एक साथ रहता है लेकिन किसी कारणवश बाहर से पका हुआ खाना प्राप्त करता है, तो यह भी एक सामान्य परिवार माना जाएगा। आगे कुछ नोट दिया है यहाँ, याद रखें, अलग थलग भवनों मकानों को कवर करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परिवार का मुख्य बस्ती में लेकिन उसी मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमा के भीतर एक और निवास स्थान हो
सकता है, ऐसे मामले में उस परिवार की गणना केवल उसी स्थान पर की जानी चाहिए जहां पे परिवार वर्ष में अधिकांश समय सामान्यतः निवास करता है। यानी गणना एक ही जगह होगी, दोनों जगह नहीं। संस्थागत परिवार किसी संस्थान में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले असंबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहा जाता है। जैसे बोर्डिंग हाउस, मैस, हॉस्टल, होटल, बचाव गृह, निगरानी गृह, भिखारी गृह, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय आदि, ये सब संस्थागत परिवार है। यदि किसी भवन में जिसमें कोई संस्थागत परिवार रहता हो, संस्थागत परिवार रह रहा है किसी भवन में, वार्डन, चपरासी और माली के परिवार भी अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हों और अलग अलग खाना बनाते हों, तो प्रत्येक परिवार को एक अलग अलग परिवार माना जाएगा और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मकानों को अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। इस स्थिति में एक भवन, 4 गणना मकान और 4 परिवार होंगे, एक संस्थागत और 3 सामान्य परिवार। लेकिन यदि वार्डन, चपरासी और माली हॉस्टल के मेस से ही खाना प्राप्त कर रहे हैं तो हम पूरे को एक ही परिवार मानेंगे, क्योंकि साझा रसोई का कॉन्सेप्ट लग गया। और जब एक ही परिवार है तो फिर ये संस्थागत परिवार ही होगा, ये सामान्य परिवार नहीं होगा। और इसमें 4 जनगणना मकान नहीं होंगे, एक भवन होगा और एक ही मकान होगा, क्योंकि सारे लोग एक ही रसोई का साझा खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने पीजी की स्थिति स्पष्ट की है कि पीजी में अगर कोई रह रहा है, पेइंग गेस्ट, उसी घर में रह रहा है, उसी घर में खाना खा रहा है, तो वो उस घर के मेंबरों के साथ परिवार का सदस्य बनेगा या नहीं। तो अगर वो पीजी रजिस्टर्ड पीजी है तो वो उसी परिवार का सदस्य माने जाएंगे, वो कैंडिडेट जो पीजी में रह रहे हैं। लेकिन अगर वो पीजी रजिस्टर्ड पीजी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले जितने भी असंबद्ध लोग हैं सब अलग अलग परिवार माने जाएंगे। अब ये चीज देखने के लिए मैं एक चित्र दिखाता हूं, ये चित्र आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। देखो, एक बेटा है, एक बेटी है, 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक पापा जी है, 5 लोग हैं। ठीक, अब कंडीशन देखो, ये किचन से खाना ला रहे हैं, संभवतः नौकर हैं। ये खिड़की की साफ सफाई कर रहे हैं, संभवतः नौकर है। अगर ये नौकर भी इसी किचन का खाना खाता है, अर्थात जहां से ये 5 लोग खाना खा रहे हैं वहीं से ये खाता है, तो जनगणना के दौरान ये नौकर इस परिवार का हिस्सा माना जाएगा। अगर ये नौकर किसी दूसरी रसोई का खाना खाता है तो इस परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वही कंडीशन इन भाई साहब पे भी लागू होगी। अगर ये भाई साहब भी इसी किचन से खाना खाते हैं तो इस परिवार का सदस्य होंगे, अन्यथा नहीं। तो 5 लोग तो इसमें है ही हैं, छठा भी आ सकता है और 7वां भी आ सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगली चीज हमें एक ये मिलती है, मुखिया। आप बताओ इस परिवार में मुखिया कौन होगा। ये दोनों तो नौकर हैं, कॉन्सेप्ट अधिपत्य का आ गया, ये मुखिया नहीं होंगे। ये दोनों नाबालिग लग रहे हैं, मुखिया नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई भी मुखिया हो सकता है, वो इन तीनों की सहमति से डिसाइड होगा। जरूरी नहीं कि जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है वही मुखिया हो, जरूरी नहीं जो घर का भरण पोषण कर रहा है वो मुखिया हो। ये तीनों लोग ही आपस में डिसाइड करेंगे घर का मुखिया कौन होगा। अगर वो कहते हैं कि पापा जी घर के मुखिया, मान लो। वो कहते हैं मैडम जी घर की मुखिया, मान लो। वो कहते हैं ना जी भाई साहब हैं घर के मुखिया, मान लो। घर का मुखिया कोई भी वयस्क सदस्य हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि परिवार में सदस्य कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कैसे काउंट करेंगे। एक चित्र और देखते हैं, बताओ कितने परिवार हैं। देख के कुछ लग रहा है, छात्रावास भोजनालय, यानी संस्थागत परिवार। एक ही परिवार है, क्यों? असंबद्ध लोगों का समूह और एक ही किचन से खाना प्राप्त कर रहे हैं।
डेफिनेशन लागू हो रही है, एक ही परिवार है ये, संस्थागत परिवार। ये हुआ हमारा संस्थागत परिवार और ये हुआ हमारा सामान्य परिवार। डेफिनेशन ये रही इनकी। तो उम्मीद करते हैं परिवार से संबंधित कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर संभव उत्तर देने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।